हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पे, जहां मैं प्रणीता शुक्ला हाजिर हूं लेकर आपके लिए आपकी जो पुस्तक है वसंत भाग 1। जी हाँ, कक्षा 6 के लिए जो हमारी किताब है वसंत भाग 1, वो है जो आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो। जी हाँ, हम बड़े मजे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और कविता को सुनते हुए शब्दार्थ के साथ उस भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है वह चिड़िया जो। कक्षा 6 की बात कर रही हूं मैं। कक्षा 6 के तहत हिंदी विषय में जो किताब है हमारी वसंत भाग 1, वो हम आज शुरू कर रहे हैं और जिसका पहला अध्याय है वह चिड़िया जो। किनके द्वारा रचित है तो मैं आपको बता दूं, इस कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम सबसे पहले केदारनाथ जी के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय जानेंगे। केदारनाथ जी का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, क्या पढ़ाई की उन्होंने, कौन कौन सी कृतियां लिखी है और कब उनका देहांत हुआ। किसी भी लेखक या कवि के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम उनसे रिलेटेड जो भी रचना पढ़ रहे हैं हमें ज्ञात होना चाहिए कि उन्हें लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या है और भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें जो कि जीवन परिचय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम हमारा आज का पहला अध्याय जो कि है वह चिड़िया जो। तो मैं आपके सामने तस्वीर दिखा देती हूं कि ये है केदारनाथ अग्रवाल जी, जिनके बारे में हम जानेंगे और इन्होंने ही यह कविता लिखी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, वह चिड़िया जो। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। चलिए जीवन परिचय देखते हैं हम इनका। कवि का परिचय क्या है, आराम से सुनना है, समझना है और दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि जब आप बहुत गौर से किसी चीज को सुनते हो तो आपको उनके बारे में बहुत हद तक ज्ञात रहता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल की। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को ग्राम कामासीन जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो सबसे पहले आ गया उनका जन्म। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जो जन्म है वो आता है 1 अप्रैल 1911 को। कब हुआ था इनका जन्म? 1 अप्रैल 1911 को। कहाँ हुआ था? अब जो है हम जन्म स्थान को देखेंगे तो ग्राम कामासीन। कौन सा गांव है इनका? कामासीन। जिला कौन सा पड़ता है? बांदा, जिला बांदा। और राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का जो जिला है बांदा, उसमें एक गांव पड़ता है कामासीन, उसमें इनका जन्म हुआ था कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का। उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। अब देखो, पढ़ाई लिखाई की जब बात आती है तो उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए ना। तो इनकी जो शिक्षा है, यानी जो इन्होंने पढ़ाई की थी केदारनाथ अग्रवाल जी ने, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। यानी जो कॉलेज जो हुआ उनका वो कहाँ हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ग्राम का पूछे तो पता होना चाहिए कामासीन, जिला पूछ ले तो बांदा जिला और राज्य पूछ ले तो उत्तर प्रदेश। जन्म कब हुआ? 1 अप्रैल 1911 को, 1911 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1911 में। कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। जिला कौन सा था? बांदा। ठीक है, उसके अलावा भाई गांव कौन सा था? तो ग्राम कामासीन। इस तरीके से पॉइंट वाइज जो है आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर आगे देखो, केदारनाथ अग्रवाल जी पेशे से वकील थे, लॉयर थे केदारनाथ अग्रवाल जी। उनका जो बिजनेस था, बिजनेस तो क्या ही कहेंगे, जो उनकी जॉब थी या नौकरी जो थी, जो पेशा था, तो वह पेशे से क्या थे? एक वकील थे। आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रमुख कृतियां, अब बात आ जाती है, अभी तक तो हमने इनके परिचय के अंतर्गत इनका जो है जीवन का परिचय देखा। जीवन के अंतर्गत जो इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान है ना, व्यक्तित्व कह सकते हैं इनका। अब बात आती है इनके कृतित्व की। कृतित्व यानी जो भी इन्होंने लेखन कार्य किया, जो इन्होंने रचनाएं लिखी, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां युग की गंगा,
फूल नहीं रंग बोलते हैं। युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। पंख और पतवार गुल मेहंदी है मेरी तुम अपूर्वा आदि। यानी केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित जितनी भी रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, वो मैंने आपको बता दी। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, है मेरी तुम और अपूर्वा, ये सारी कृतियां जो है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। इनकी कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। केदारनाथ जी द्वारा जो अपूर्वा कविता इन्होंने लिखी थी, उस कविता संग्रह अपूर्वा के लिए सन 1986 में मेरा जन्म हुआ, तब 1986 की बात हो रही है, तो जब मेरा जन्म हुआ था ना, उस समय इनको अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये देखो, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ना, वो पुरस्कार इनको दिया गया 1986 में। याद रखना है आपको। नींद के बादल, पंख और पतवार, आग का आईना इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। यानी जो मैंने आपको बताई वो तो है ही, उसके अलावा नींद के बादल, पंख और पतवार, आग का आईना इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। सन 22 जून 2000 में इनका देहांत हो गया। अब जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 22 जून 2000 में हो गई थी। 22 जून 2000 में इनका निधन हो गया, इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अर्थ एक ही है, देहांत, मृत्यु, देहावसान, ये सब क्या है, एक ही चीज है, पर्यायवाची है सबके अलग अलग। इनकी रुचि जो थी वो कविता लिखने में थी। हॉबी होती है ना किसी किसी, सबकी अलग अलग हॉबीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की हॉबी गीत गाना है, किसी की डांस करना है, किसी की मेहंदी लगाना, पेंटिंग करना। अभी तो बहुत सारे मार्केट में अलग अलग हॉबीज आपको देखने को मिलती है। कोई गिटार बजाना पसंद करता है ना, हर किसी की किसी ना किसी में अलग अलग रुचि होती है। तो इनकी जो केदारनाथ अग्रवाल की जो रुचि थी, या जो आप हॉबी कहते हो, वो थी कविता लिखना। किसी को कविता पढ़ना अच्छा लगता है ना, इनकी थी कविता लिखना। तो ये हमने देखा केदारनाथ अग्रवाल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व। आगे बढ़ेंगे। अब बात आ जाती है कविता के सार की। यानी कविता पढ़ने से पहले हम इसे एक छोटी सी समरी में, इंग्लिश में हम जिसे समरी कहते हैं और हिंदी में तो इसे हम सार कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको समरी कहते हैं। यानी पाठ का छोटा रूप। आप कम शब्दों में इस पाठ में या इस कविता में क्या है यह बताना इंग्लिश में समरी कहलाता है और हिंदी में हम इसको पाठ का सार या सारांश कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हम कविता पढ़ेंगे वह चिड़िया जो, उसे पढ़ने से पहले कविता के सार को जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक नन्ही चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। चिड़िया तो सबने देखी ना, सिंगल वन भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसने चिड़िया नहीं देखी। चिड़िया मीन्स गौरैया जिसको हम कहते हैं, जो हमारे घर के बाहर आती है, कभी बाजरी खाने आती है, कभी पानी पीने आती है। और अपने तो हिंदुस्तान में जो है ज़्यादातर क्या होता है कि हर घर के बाहर उनके खाने के लिए बाजरी, दाना पानी रख दिया जाता है चिड़ियों के लिए, है ना। तो यहाँ जो कविता में है, केदारनाथ जी ने एक छोटी सी चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया। दिखने में बहुत छोटी होती है, बहुत शांत भी होती है कि नहीं होती है, हमसे बहुत ज़्यादा डरती है। जैसे ही बाजरी खा रहे हो, हम थोड़ा सा भी पास में जाएंगे तो फर से उड़ जाएगी, इजीली वो पास में नहीं आती है। तो बस उसी चिड़िया, उसी गौरैया के स्वभाव को उन्होंने कविता के माध्यम से बताया है। यानी केदारनाथ अग्रवाल जी ने उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया है चिड़िया पे, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी रचना इस कविता के माध्यम में रच दी है। अब क्या बता रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी चिड़िया के स्वभाव के बारे में? तो कवि ने बताया कि चिड़िया नीले पंखों वाली है और बहुत छोटी है, वह संतोषी है, वह अन्न से बहुत प्यार करती है। क्या बताया कवि ने कि जो चिड़िया है उसके पंख किस रंग के हैं? नीले पंख हैं उसके। तो वह चिड़िया जो है वो कैसे पंखों वाली है? नीले पंखों वाली है। और कैसी है? बहुत छोटी है। चिड़िया इतनी सी होती है, छोटी सी साइज की होती है, तो बहुत छोटी है
और वह संतोषी है। अब संतोषी का अर्थ है संयम रखने वाली, अर्थात जितना मिला उतना खा लिया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। मन में संतोष धारण करने वाली है, धैर्य रखने वाली है वो चिड़िया। उसे नहीं फर्क पड़ता कि उसे बहुत ज्यादा खाना है या उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो हैरान परेशान हो जाएगी। जितना भी मिलता है उतने में वो खुश रह लेती है। इसीलिए केदारनाथ जी अग्रवाल ने, जो कवि हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, बहुत छोटी है और वह संतोषी है। क्यों है संतोषी? क्योंकि उसे अन्न से बहुत प्यार है। वो अन्न को बहुत प्यार करती है, इसे जितना मिलता है उतने में वो खुश रह लेती है। वह चिड़िया दूध से भरे जौ बाजरे के दाने को बहुत रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया बूढ़े जंगल के लिए अपना गला खोलकर बहुत मीठा गा लेती है। अब यहाँ जो है उन्होंने कहा कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया दूध से भरे जौ और बाजरे के दानों को बहुत रुचि से खा लेती है। अब चिड़िया, कबूतर, ये जो भी पक्षी होते हैं, ये क्या करते हैं, जहाँ फसलें उगी हुई होगी ना, वहाँ तो जो बालियाँ झूल रही होती है जौ की, बाजरे की, है ना, उस पर बैठ जाएंगी और उसमें से दाना चुग चुग कर वो खाती हैं। अब जब वो उस बाजरे के दाने को, जौ के दाने को जब वो अपनी चोंच के माध्यम से कुतरती है या उसको चबाती है या कुछ भी कह दो, तोड़ती है उस दाने को, तो उस दाने में से दूध निकलता है ना, जो उसका बाजरे का खुद का रस होता है या जौ का खुद का रस होता है। गेहूं को भी भिगाते तो उसमें से रस निकलता है ना, तो यानी ये तो उनका तत्व है भाई, ये तो निकलेगा दूध जो है उसके अंदर, है ना, जौ का, बाजरे का। वो क्या करती हैं, उस दूध से भरे जौ बाजरे, ऐसा नहीं कि उनको दूध पिलाया गया है, ये उनका नेचुरल टेस्ट होता है। जौ और बाजरा जो होता है, बारीक बारीक बाजरी तो सबने खाई होगी, बाजरे के सोगरे सबने खाए हैं, जौ, जवार, मक्की, ये सब हम खाते हैं ना। मम्मी आटा खरीद कर, हम मक्की के आटे की रोटी भी खाते हैं। पंजाब में मक्की के आटे की रोटी और सरसों का साग बहुत फेमस है। हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में बाजरी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरे का खिचड़ा खाते हैं, बाजरे का दलिया खाते हैं, है ना। तो ये बहुत पौष्टिक होते हैं, इससे बहुत स्ट्रांग बनते हैं और ताकत बहुत अच्छी आती है। तो वह चिड़िया दूध से भरे जौ और बाजरे के दानों को बहुत रुचि से, रुचि यानी टेस्ट लेकर खाना, रुचि का अर्थ क्या होता है, स्वाद लेकर खाना, स्वाद लेकर खाना। रुचि से खा लेती है, अर्थात स्वाद लेकर खाना, रुचि से खाती है। टेस्ट अपन भी क्या करते हैं, मान लो मम्मी ने खाना बनाया और हमारे सामने क्या की, थाली परोसती बढ़िया वाली। अब जैसे ही हमने हमारी पसंद की चीज़ें देखी, हम बैठ जाते हैं, बस हमको खाना परोस दो, हमको तो खाना खाना है क्योंकि आज मेरे पसंद की डिश बनी है। हम ऐसा ही बोलते हैं ना, हमारा पसंद का खाना बना, डिश बनी है, तो हम शुरू हो जाते हैं खाने के लिए, टेस्ट लेके थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आराम से खाएंगे। कई बार मम्मी हमको क्या बोलती है कि थोड़ा जल्दी करो, खाना खा लो फटाफट से, लेके बैठ गए तुम तो। उस समय हम क्या कहते हैं, अरे नहीं मम्मी, आज मेरी पसंद की बनी, मैं तो आराम से खाऊंगा या खाऊंगी, ऐसा ही हम बोलते हैं ना। तो वो भी क्या करती है, जहां उसको जौ, जवार, बाजरी जो भी मिल जाती है, वहां उस दाने को खाना शुरू कर देती है और बहुत स्वाद लेकर वो उसको खाती है। अब वही चिड़िया के बारे में केदारनाथ जी और क्या बता रहे हैं, सुनना। वह चिड़िया बूढ़े जंगल के लिए अपना गला खोलकर बहुत मीठा गा लेती है। अब जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया को, यहां आगे देखो, चिड़िया को एकांत स्थान से बहुत प्यार है, ठीक है। एकांत स्थान अर्थात जंगल, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जानवर हो, हर किसी को, जो पशु पक्षी जानवर ही होते ना, इनको ऐसा स्थान चाहिए होता है जहां इन्हें कोई भी परेशान नहीं करे। तो यहाँ जो चिड़िया है, केदारनाथ जी क्या कहना चाह रहे हैं कि वह चिड़िया बूढ़े जंगल के लिए, यानी पशु पक्षियों को सबको जंगल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर मनुष्य नहीं होते हैं, प्रकृति से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है, उनके खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आती, रहने की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जंगल में बहुत पेड़ होते हैं, कहीं भी अपना घोंसला बना लो। समझ में आ रही मेरी बात? जंगल में बहुत सारे फल फ्रूट, अलग अलग तरीके के फूल, पत्तियां, बहुत सारी चीजें होती है। तो जहाँ ये सब चीजें होंगी तो वहाँ इनको खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो खाने के इनके लिए जरूर इंतजाम हो जाते हैं। तो इन पक्षियों को जो जंगल है वो बहुत प्रिय है। और अब यही है
कि जंगल तो बहुत पुराने हैं, चिड़िया तो जन्म लेती रहती है, मरती रहती है, जन्म लेती रहती है, मरती रहती है। उनके लिए तो जो जंगल है वो बूढ़े वन बाबा हैं। क्या है? बूढ़े वन बाबा, क्योंकि जंगल तो सदियों से है। चिड़िया का इतना समय नहीं होता है, वो थोड़े टाइम के लिए जिंदा होती है, फिर वो मर जाती है। हर एक का ना जन्म निश्चित है। मनुष्य इतने साल जिएगा, पशु पक्षी में भी सबका समय निर्धारित होता है कि भाई कछुआ इतने साल जिएगा या पक्षी जो है वो इतने साल जिएगा, शेर की उम्र होती है, हर एक की उम्र निर्धारित है जो कि भगवान ने निर्धारित कर रखी है। तो उस आधार पर वह चिड़िया जो है उस बूढ़े वन बाबा के लिए, उस जंगल के लिए अपना गला खोलकर, कंठ खोलकर अर्थात अपना गला खोलकर बहुत मीठा गा लेती है। और जब वो उस जंगल में गाती है तो उसकी आवाज जो है वो चारों तरफ मधुर आवाज जो है उसकी गुनगुनाने लगती है, आवाज जो है गूंजने लगती है। चिड़िया को एकांत स्थान से बहुत प्यार है और जंगल ही सबसे अच्छा स्थान होता है पशु पक्षियों के लिए। फिर कोई भी पक्षी हो, पक्षी के अंतर्गत समस्त जाति के पक्षी आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं है ना। तो चिड़िया को एकांत स्थान से बहुत प्यार है। एकांत स्थान पर आगे देखो, एकांत स्थान पर यह उमंग से रहती है। उमंग से क्यों रहती है? खुशी से क्यों रहती है? हंसते घूमते फिरते डोलती रहती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक पक्षी को, जिस तरीके से हम मनुष्य को आज़ादी पसंद है, हम भी अपने तरीके से रहना पसंद करते हैं, ठीक उसी प्रकार पक्षी हो गए, पशु हो गए, ये भी अपने स्वयं के हिसाब से रहना पसंद करते हैं। ये अपने जीवन में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। तो एकांत स्थान पर ये उमंग से क्यों रहती है? क्योंकि वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, वो कहीं भी घूम फिर सकती है। तो किसी तरह की कोई पाबंदी उसके ऊपर नहीं होती, इसीलिए वो काफी उमंग के साथ वहां रहती है। कवि कहते हैं कि चिड़िया इतनी मेहनती है कि यह उफनती नदी में भी चोंच मारकर, अब कवि क्या कहना चाहते हैं, अगला पैराग्राफ आ गया है कविता का, कि कवि कहते हैं कि चिड़िया इतनी मेहनती है, चिड़िया अपने ही मेहनत से अनाज ढूंढ कर खाती है, अपनी ही स्वयं की खुद की मर्जी से वो जंगल के लिए अपना कंठ खोलकर यानी गला खोलकर गीत गा लेती है। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि यह चिड़िया जो है, जो कि संतोषी है, जिसे अन्न से बहुत प्यार है, जिसे विजन यानी एकांत स्थान से बहुत प्यार है, यह चिड़िया बहुत मेहनती भी है। ये मेहनती क्यों है? क्योंकि यह उफनती नदी में भी चोंच मारकर पानी की मोती की, जल की मोती जो होती है ना, पानी की एक बूंद, वो पी लेती है। तो ये मेहनती है, खल 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 करती नदी चल रही है और एकदम से चिड़िया के उड़कर आना और उसी नदी में, बहती नदी में से एक घूंट पानी अपने लिए, यानी उसके लिए तो एक घूंट यानी एक बूंद के बराबर हो गया, क्योंकि वो खुद साइज में से इतनी छोटी होती है, उसकी चोंच भी इतनी छोटी सी होती है, तो उसके लिए एक बूंद उसके लिए एक घूंट के बराबर होता है। तो वह चिड़िया इतनी मेहनती है कि वह उफनती नदी यानी कलकल करती जो नदियां निकलती है ना बहती हुई, उसमें चोंच मारकर जल रूपी मोती को ले जाती है। क्या करती है? चोंच मारकर जल रूपी जो मोती है वो ले जाती है। वो लेके क्यों जाती है? अपने पीने के लिए पानी, है ना। तो इतनी मेहनती है कि वो ये नहीं सोचती कि कोई मेरे लिए पानी भर के रखेगा तो ही मैं पानी पीऊंगी। बहता जल हर पक्षी को पसंद होता है और उसमें से पानी पीना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो जब बहते जल में यानी एकदम उफनती जो नदी होती है ना, उसमें से मोती जो है वो यानी पानी का एक बूंद जो है अपने लिए ले लेती है, गटक लेती है। यह चिड़िया बहुत गर्व करने वाली है, ये गर्वीली है। चिड़िया कैसी है? अपने आप पे गर्व करने वाली है, क्योंकि वो उफनती नदी में जल का मोती जो उठाकर पी रही है, तो ये अपने आप पे बहुत प्राउड फील करती है कि किसी के भरोसे ये नहीं है। और ना ही हमें भी किसी के भरोसे रहना चाहिए। अपना काम खुद करो। अपना, जैसे आप स्कूल जाते हो फॉर एग्जाम्पल, सुबह समय पे उठना, तैयार होना, टिफिन डालना, बॉटल्स या आपके जो भी बैग में सामान रखना होता है स्कूल का, वो टाइम से रख दो। रात को बैग जमा के रख दो, सुबह समय पे तैयार हो जाओ, राइट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? समय पे स्कूल आ गए, अपने कपड़ों को सही जगह पे रखो, शूज अलग जगह पे अपनी जहाँ रखते हैं वहां शू रैक में रखो, सॉक्स सही जगह पे रखो, यानी अपनी जो ड्रेस है उसको सही से टांगो।
बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो हम अपने खुद के लिए कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। अब जब समझदार हो गए, इतने बड़े हो, 6 स्टैंडर्ड में हो, तो 6 का बच्चा ये सब आराम से कर सकता है कि खुद की चीजों को बहुत सहेज के और समेट के रख सकता है। तो ठीक उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये कविता बहुत प्यारी है जिसका हम सार देख रहे हैं। केदारनाथ जी अग्रवाल ने एक छोटा सा संदेश भी दे दिया है साथ साथ बच्चों को कि हो सके जब तक अपना काम अपने हाथ से करो। खाना मम्मी परोस देती है, आप खा लो, खाने के बाद थाली को सिंक में रख दो, अच्छे से धीरे से रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है जो हम खुद से कर सकते हैं। मम्मी कुछ काम कर रही है, मम्मी ने कुछ काम बताया, उनकी हेल्प कर दी, है ना, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो ये चिड़िया भी क्या करती है, अपना काम खुद करती है और अपने आप पर बहुत गर्व भी करती है। हमें इस पर बहुत गर्व है कि यह मेहनती है। ये स्वयं तो खुद पर गर्व करती ही है, हमें भी इस पर गर्व होना चाहिए कि ये किसी के सहारे नहीं रहती, अपना काम जो है वो स्वयं कर लेती है। इस कविता में कवि यह शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। छोटा बड़ा काम करने से हमको एक आदत सी हो जाती है मेहनत करने की, सहायता करने की, मदद करने की, ये सब भी साथ साथ में हम सीख जाते हैं। चिड़िया के माध्यम से यह बताया गया है कि हर कोई स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। जैसे चिड़िया स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ती है, अपनी इच्छा से दाना खाती है, पानी पीती है, इसे हरे खेत, नीला आसमान बहुत पसंद है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पर उजागर कर दिया है। अब यहाँ से समझो, इस कविता के माध्यम से मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस कविता में कवि यही शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं हमको, क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कभी भी आलसी नहीं बनना है। आलस अगर शरीर में घुस गया तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, मेहनत जो है वो भरपूर करनी है। चिड़िया के माध्यम से यह बताया है, जब हमने भी पूरी कविता जो सार में समझी, मैंने आपको बताया था ना कि हर कोई स्वतंत्र रहना पसंद करता है, किसी को किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता। तो यहाँ यह बताया गया है कि हर कोई स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, फिर चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। जैसे चिड़िया स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ती है, उसका काम है उड़ना, उसको पंख मिले हैं, अपनी इच्छा से दाना खाती है, वो उड़कर कहीं भी जाएगी, बैठ जाएगी, जहां उसको दाना पानी मिलेगा वो दाना भी खाएगी और साथ साथ पानी भी पी लेगी। इसे हरे खेत, चिड़िया को क्या क्या पसंद है, हरे खेत पसंद है, नीला आसमान पसंद है, ये सब चीजें बहुत पसंद है ना, मीठा गाना बूढ़े बाबा के लिए वो पसंद है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से, यानी ये जो कविता है ये केदारनाथ जी अग्रवाल की एक छोटी सी कल्पना है जो कि उनके मन में उठी है। भीतर की कल्पना यानी अंदर जो एक कल्पना चल रही थी चिड़िया को लेकर, वो हमारे सामने कविता के माध्यम से इन्होंने रख दिया है। लेकिन इस कविता से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को इन्होंने उजागर किया है, अर्थात मनुष्य को भी हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, जीवन में 2 कदम हमेशा आगे रहना चाहिए। ऐसी सीख जो है, ऐसी शिक्षा जो है इस कविता के माध्यम से हमको देखने को, सीखने को मिल रही है। तो आपको भी इसी तरीके से हर एक चीज को समझना है, जीवन में उसको उतारना है, मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना है। जैसे अभी आप 6th क्लास में हो, जैसे जैसे बड़े होगे, बड़ी क्लास में आओगे, आपको जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। अभी हम थोड़ी लाइनों के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो लेंदी आंसर्स आएंगे ना, तो लर्न तो करना पड़ेगा, याद अपन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अपन को क्या करने, बड़े बड़े बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, जीवन में बहुत आगे जाना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई IPS ऑफिसर बनेगा, कोई RAS ऑफिसर बनेगा, सबको कुछ ना कुछ बनना है ना जीवन में, आगे तो बढ़ना ही है। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेहनत करने से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। बढ़ चढ़ के मेहनत करो, मम्मा की हेल्प करो, घर में भी बहुत सारे दादा दादी वगैरह बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जब आप उनकी हेल्प करना सीख जाओगे, मदद करना सीख जाओगे, तो धीरे धीरे आप अपने आप मेहनत करना भी सीख जाओगे। मेहनती व्यक्ति हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ अचीव जरूर करता है। ठीक है, तो आज जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब जो है नेक्स्ट कविता जो है वो शुरू हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको
दिखा देती हूँ कविता। नेक्स्ट क्लास में जो है हम वह चिड़िया जो कविता करेंगे, इन कविताओं को समझाऊंगी, शब्दार्थ बताऊंगी आपको, ठीक है। और जो है उसके बाद हम जो है इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया, जो आपको समझाया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। या एक पैराग्राफ भी करवा दूं क्या? एक पैराग्राफ अभी करवाऊं या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? चलिए कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी जो मैंने इतना पढ़ाया, नहीं तो क्या है कि फिर वो खिचड़ी हो जाएगा, वो हमको नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से वीडियो को सुनने के बाद आप बहुत अच्छे से फिर से कविता को रीड करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहो मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सी यू अगेन।